वन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जो है मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे इंग्लिश के पैसेज हो गए प्लस जो पोयम है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो आज जो है हम इंग्लिश का जो 15 नंबर का पेडागॉजी आता है वो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैसेज तो आपको नकल करना है, बट पेडागॉजी में जो है कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी होता है बट हमको उसका मतलब नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी। आपके 15 नंबर एकदम कंफर्म है। अगर आपने धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस कर लिया मेरे साथ, आप हर जो है सीरीज देखते गए, तो आपका नंबर सच में 15 नंबर एकदम कंफर्म है। प्लस जो सुबह में ईवीएस की क्लास थी आप सभी वो जरूर देखना। हर दिन जो भी मैं क्लासेस कराती हूँ उससे आपको सच में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं उसमें हर एक चीज़ आपको बताती हूँ कि कौन कौन किस किस एक्सपेक्ट से जो है एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितना आया, और जो भी आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो उसका आपने खुद से असेसमेंट किया है या नहीं। आप मतलब ऐसा होता है कि आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपका नंबर जो है इंक्रीज़ होना चाहिए, ये नहीं कि आपका नंबर जो है वो कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और आज की क्लास से जो है आपको कितने क्वेश्चंस खुद से आ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला, कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस ऑन। तो देखिए जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है वो क्या होता है, मतलब आप लगातार मूल्यांकन कर रहे हो, और लगातार जो मूल्यांकन होता रहता है वो उससे एक चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि बच्चे का जो सीखने की जो उसकी गति है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है। तो इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट किसे बोलते हैं, जिसमें आप प्लस फॉर्मेटिव प्लस सबमेटिव ये दोनों चीज़ें आप कर रहे हो। और देखिए ये जो दोनों चीज़ होती है फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, इसका मतलब ये होता है, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है कि जिसको आप यूज्ड कंटिन्यूसली, मतलब आप इसको यूज करते रहेंगे। ये नहीं कि आपको इसको साल के एंड में यूज करना है। इससे क्या होता है कि आप लगातार यूज करते रहेंगे बीच बीच में, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्माणात्मक। तो इससे आपको पता चलता रहेगा। बट ये जो सबमेटिव असेसमेंट होता है आपको इसको क्या करना है, ये लास्ट में यूज करते हैं। जैसे कि कई बार ऑप्शन में दिया भी रहता है कि वार्षिक, आपने देखा होगा कि एनुअल जो असेसमेंट होता है जो आप लास्ट में करते हो साल के अंत में, क्या वो फॉर्मेटिव होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जो लास्ट में कर रहे हो, जो असेसमेंट कर रहे हो यूज्ड एट द एंड, साल के लास्ट में, एनुअल, तो वो होता है सबमेटिव। तो दोनों का मतलब समझ लीजिएगा। नहीं तो मैंने सोचा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट, मान लीजिए फॉर्मेटिव है, सबमेटिव है, बहुत से इंग्लिश में टर्म्स होते हैं, उसका एक अलग से वीडियो बना के सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, बट फिर भी आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए। तो कंटिन्यूस असेसमेंट किस पे फोकस करता है? वो करता है जो इनफॉर्मल एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, क्योंकि फॉर्मेटिव में भी जो है आप लगातार मूल्यांकन कर रहे हो, सबमेटिव में भी आप कर ही रहे हो, तो दोनों का ही होगा। केवल जो है फॉर्मल नहीं होगा, ना ही केवल इनफॉर्मल। जहाँ पर दोनों आ जाएगा वही चीज़ होती है कंटिन्यूस असेसमेंट। तो समझ गए होंगे आप। तो 136 का है 3। अब चलिए 137। कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। मैं उसका जो है एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम पे जो है कर देती हूँ पूरा अच्छे से, तो आप वहाँ पर भी जुड़ के सारी चीज़ें, अपने डाउट्स वगैरह मेरे से पूछ सकते हैं। 137, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज 2। अब एक होता है रीडिंग, एक होता है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग के मतलब से आप समझ गए होंगे कि पहले आप रीडिंग से पहले जो पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास में आप मान लीजिए पढ़ा रहे हो, उसके पहले प्री रीडिंग करा लीजिए। कोई भी टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक है, उससे पहले आप प्री रीडिंग कर दो, मतलब एक थोड़ा थोड़ा जो है आइडिया हो जाए पहले। इससे आप क्या करते हो, प्री रीडिंग में बच्चों ने जो पहले का ज्ञान है, बच्चे का प्रीवियस जो नॉलेज है, आप उससे जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। ये नहीं कि कोई भी एक नया टॉपिक आप तुरंत डायरेक्ट उसको स्टार्ट कर दो, उससे बच्चे नहीं सीख सकते हैं। तो ये क्या होता है, पहला देखिए, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विथ व्हाट सी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। और यही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको कनेक्ट करना है उनकी प्रीवियस नॉलेज को, किससे? विद व्हाट सी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। मतलब जो भी वो पढ़ते हैं रीडिंग टेक्स्ट में, उसको आपको क्या करना है, उनके प्रीवियस नॉलेज से अगर आपने कोई भी चीज़ कनेक्ट करके पढ़ाया बच्चों को तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो 137 का ऑप्शन नंबर 1। और एक काम आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको जैसे इंग्लिश आपका बहुत वीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है, आप ये ऑप्शन नंबर 1 उसके सामने ऐसे करके लिख लीजिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट क्या होता है, उसके सामने ये लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो है ना एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा इंग्लिश का, और उसमें सारे एक एक लाइन के जो है पॉइंट आपने लिखे होंगे इंपॉर्टेंट, और वो एग्जाम के टाइम पे अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया 2 से 3 बार या बीच बीच में भी, तो सच बता रही हूँ कि आपके जो इंग्लिश के नंबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर क्लास देखा खत्म, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन जो है सीटेट में आएगा ही, तो फिर आपका मेहनत बर्बाद नहीं जाना चाहिए। चलिए 138,
पैडागॉजिकल ग्रामर इज, अब पैडागॉजी तो आपको पता ही है, हम सब पढ़ते हैं, तो पैडागॉजी जो ग्रामर्स होते हैं वो क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको अपना खुद का दिमाग यूज करना पड़ता है, अपनी खुद की समझ, कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। तो वो सिंपल सी बात है, वो क्या होता है, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। पैडागॉजिकल ग्रामर कोई आपकी टेक्स्ट बुक का कोई ऐसा ग्रामर नहीं है जिसको आपको याद करना है, पढ़ना है। ये ऐसा है कि ये किसके संदर्भ में होता है, कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं आपको उससे कनेक्ट करके उसके संदर्भ में ग्रामर होता है, उसे बोलते हैं पैडागॉजिकल ग्रामर। तो अगर आपको ये समझ में बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा हो या थोड़ा बहुत भी समझ में आ जा रहा है तो भी आप उसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि पैडागॉजिकल ग्रामर से क्वेश्चन पूछता ही है। इसका सिंपल सा मतलब है जो भी रियल लाइफ में जो भी चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या करो, ग्रामर्स को कनेक्ट करके हम पढ़ाते हैं। डायरेक्ट आप ग्रामर्स बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, कोई भी चीज़ उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करके पढ़ाते हैं विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसके रियल लाइफ के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 3। वैसे भी एक चीज़ याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना एग्जाम में तो पॉजिटिव पूछेगा तो ऑप्शन में देखिएगा कि सबसे बड़ा आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है वही राइट होता है। बट याद रखिएगा क्वेश्चंस जो है वो पॉजिटिव में होगा तो ही। यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव पूछा है और आप ये वाला कर देंगे तब तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव वाला ऑप्शन होना चाहिए, पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव वाला, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए 139, वॉट आर दीज वर्ड्स नोन एज, ये जितने जो वर्ड्स लिखे हैं इनको क्या कहते हैं। ये तो आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिसे नहीं पता है वो याद कर लेना आज से। जैसे कि द हो गया, ऑफ, एंड, ए, टू, दैट, इट, विद, बट, दे, सी, ही, ये सब क्या है, क्या ये साइट वर्ड्स हैं, फॉर्म वर्ड्स, यूज वर्ड्स या फिर अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो इनको एक वर्ड कहते हैं और वो उनको बोलते हैं साइट वर्ड्स। अब मेरी बात मानिएगा, ये जरूर नोट कर लेना आप, क्योंकि अगर इसमें से अगर 2-3 भी ऑप्शन पूछ लिया तो आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, साइट वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके 15 क्वेश्चंस जो है मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी, प्लस आप प्रैक्टिस जरूर करना, खुद से पढ़ाई करते रहिए। अब ये देखिए 140, अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8 स्टूडेंट्स। एक टीचर ने क्या किया कि अपने क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनको एक पजल दे दिया। पजल आपको पता ही है जो आपको सॉल्व करना होता है। एंड आस्क देम टू सॉल्व इट, और उसने कहा कि इसे सॉल्व करो बाय स्पीकिंग आउट, आपको बोलकर, मतलब तुमको बोलकर सॉल्व करना है, ये नहीं कि चुपचाप अपने मन में। स्पीकिंग आउट, हाउ दे सॉल्व इट, तो वो कैसे उसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी नोन एज, तो टीचर ने जो ये स्ट्रेटेजी जो है यूज किया है उसको क्या कहते हैं। ये आपको पता है कि उसने बोला है कि तुमको ये सॉल्व तो करना है पजल को, बट स्पीकिंग आउट, बोलकर, तो इसको क्या बोलेंगे। इसको एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर बच्चा जो है कोई पजल, मान लीजिए आपने कोई पजल दिया है और उसको बच्चे को सॉल्व करना है तो उसका दिमाग तो लगेगा ही, क्योंकि बिना सोचे आप पजल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। प्लस उसको बोलना भी होगा, वो मतलब उसको बोलना है और सोचना भी है तभी तो वो कर पाएगा, केवल बोल के तो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा है ये स्ट्रेटेजी, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। मतलब जो भी पजल आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं पजल्स में, जो भी आप आगे इसको सॉल्व करोगे उसको सोचना भी है और उसको बोलना भी है, अलाउड प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, केवल स्पीकिंग अलाउड नहीं होगा क्योंकि बिना थिंक किए आप कैसे कर सकते हो। लिसनिंग की तो बात ही नहीं है और ना ही पिक्चर रीडिंग की बात है। तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछ लिया था। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। 141, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है, संस्कृत से रिलेटेड आता ही है, प्लस एक बार ये भी पूछता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो कौन सी लैंग्वेज है, क्या वो आपकी जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इससे भी पूछता है। तो इंग्लिश हमारी क्या है, आप ऑफिशियल लैंग्वेज ही तो है जिसका हम यूज करते हैं ऑफिस वगैरह में। आप इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज अ, संस्कृत हमारे भारत में आज के समय में क्या है, क्या वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज या फिर रिलीजियस लैंग्वेज या फिर हिंदू लैंग्वेज। संस्कृत ना तो हिंदू लैंग्वेज है ना ही रिलीजियस लैंग्वेज है आज के समय में, ना ही मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। ये क्या है, ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। और यही सबसे बेस्ट जो है आंसर है 141 का 2। जिसे नहीं पता हो वो नोट कर लेना, इंडियन लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप जिसे भी लगता होगा कि उसकी इंग्लिश बहुत वीक है, अब उसे धीरे धीरे लगेगा कि नहीं, आपका कुछ भी वीक नहीं होता है, शायद आपने उसको अच्छे से समझा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी पढ़ सकता है, कर सकता है, बस एक चीज़ होता है कि अगर आपको कोई अच्छे से वो समझा दे तो।
अब चलिए 142 पे चलते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 8, एक जो क्लास 7 एक टीचर जो है वो, और आप सोच रहे होगे कि ये जो है पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इंग्लिश चाहे हिंदी, दोनों की पेडागोजी मतलब जो 75 नंबर की पेडागोजी होती है वो मैथ या फिर मतलब पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए सेम होती है। अब ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आपकी जो पेडागोजी आपको वही पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो पेपर 2 की पेडागोजी पढ़ के ही जाना, क्योंकि अब जो है पेपर 1 का लेवल काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। तो जिसने 2 का अच्छे से पढ़ लिया उसको पेपर 1 की कोई भी टेंशन नहीं, वो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये मैं इसीलिए आपको अच्छे वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ, अदरवाइज बहुत से इजी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं ना कराऊं तो भी आप कर लेंगे। तो देखते हैं, तो उसने क्या कहा कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स को आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी, कि एक शॉर्ट स्टोरी है उसको पढ़ो, एंड कम टू द क्लास, उसके बाद से क्लास में आना। सी आस्क देम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी इन ग्रुप्स, उसने बोला कि आपको क्या करना है, जो मेजर पॉइंट्स है उसको डिस्कस करो, उस स्टोरी के मेजर पॉइंट्स को किसमें, इन ग्रुप्स में करना है, एंड प्रेजेंट देम टू द होल क्लास, उसके बाद से इसको प्रेजेंट करो पूरे क्लास के सामने पे। तो व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज, जो इसने स्ट्रेटेजी कराई है उसको कौन सी रीडिंग बोलते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, उसके बाद से आप क्लास में आइए, देन आपको क्या करना है, उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कीजिए, स्टोरी को मतलब एक ग्रुप में कर लो, पहले ही डिस्कस कर लो, उसके बाद से उसको क्या करो, प्रेजेंट कर दो पूरे क्लास के सामने। तो ये किस टाइप की रीडिंग होती है, ये रीडिंग बहुत पूछी जाती है कि ये रीडिंग कौन सी होती है। इंटेंसिव है, रीडिंग विद अ पर्पज़ मतलब एक पर्पज़ के साथ, या फिर रीडिंग फॉर थिंकिंग सोचने के लिए, या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सटेंसिव रीडिंग है, और एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ आप मतलब पहले उसको पढ़ो, फिर उसके बाद से उसको कुछ डिस्कस करो, फिर उसके बाद से आप उसको एज अ मतलब प्ले समझ लीजिए कि एक प्ले के ही माध्यम से आप उसको ग्रुप्स में पूरे क्लास के सामने में प्रेजेंट कर दो। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। और ये सारी जो रीडिंग्स वगैरह से जो टॉपिक्स आते हैं वो मैंने इसलिए नोट भी किया हुआ है कि मैं आपको ये एक क्लास में ही पूरा अच्छे से समझाऊंगी, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, वो अच्छे से समझाऊंगी। बट एक इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा जो पहली बार भी देख रहे हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। एक एक्सटेंसिव नाम से ही आप सोचिए कि ग्रुप्स में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, देन उसको क्लास में प्रेजेंट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब चलिए हम आगे चलते हैं 143। अब 143 है, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, मतलब इंग्लिश जो है अपना प्लेस जो है वो नहीं फाइंड करता है, कौन सा, स्कूल में कौन सा। तो वो देखते हैं, पहला फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, मतलब स्कूल के करिकुलम में ऐसा तो नहीं होता है कि आपको ये बोला जाए कि तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ये तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है। तो यही चीज़ है। दूसरा सेकेंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, और आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना है कि डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, कि वो किस टाइप का जो प्लेस है वो इंग्लिश फाइंड नहीं करता है। तो वो कौन सा है, वो तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपको ये फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। अब तो ये हो गया है कि आपको बच्चे के जो भी उसकी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है उसमें ही पढ़ाना है, आपको बहुभाषिकता को प्रमोट देना है। ये नहीं कि अगर सबको आप हिंदी बोल दीजिए पढ़ने के लिए, सबको इंग्लिश बोल दीजिए। आपको ये सारी चीज़ मैंने बताई है, जो जिस बच्चा जो जिस लैंग्वेज में समझ रहा है आपको कोशिश करनी है वो लैंग्वेज में आप उसको समझा सकें। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम ये जो है नहीं कर सकता है, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सेकेंड लैंग्वेज की कोई बात नहीं होती है, ना ही थर्ड लैंग्वेज की, ना ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, ये जो है आपके बात करने का एक मीडियम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 144। अब ये आ गया बॉटम अप, जो कि मैंने कई बार बोला है कि बॉटम हो गया, अप हो गया, या फिर टॉप टू बॉटम अप्रोच जो होते हैं उससे बहुत पूछा जाता है। तो मैं एक आपको आइडिया बस बता देती हूँ कि देखिए जो बॉटम अप जो प्रोसेसिंग होती है इन लिसनिंग इज टू, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करो कि सबसे पहले आप कोई भी मैसेज अगर आपको दे रहा है तो उसको आपने डिकोड कर दिया, उसके बाद से आप क्या करोगे, जो साउंड मतलब आपको छोटे से बड़े में जाना है, उसको बोलते हैं बॉटम अप। कि सबसे पहले साउंड्स आए, साउंड्स में आपने उसको किया, उसके बाद से साउंड्स के बाद से क्या आया, वर्ड्स आया, वर्ड्स मतलब शब्द, उसके बाद से फ्रेज, मतलब देखिए पहले साउंड बना, फिर वर्ड्स बना, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये नहीं कि पहले ही आप क्या करो, वो टॉप होता है जिसमें आपको पहले ही क्लॉज के बाद से आपको फ्रेज के बाद से देन वर्ड्स देन साउंड्स,
आप देख रहे होगे बड़े से छोटा, उसे बोलते हैं टॉप टू अप्रोच। एंड बॉटम अप में आपको कैसे जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए पढ़ते हैं बॉटम अप क्या होता है। डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड्स टू वर्ड, मतलब साउंड से वर्ड गए, देन फ्रेज गए, देन क्लॉज एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंस। सबसे सेंटेंस देखिए, एक बड़ा सा ये सेंटेंस ही तो है, ये सबसे लास्ट में बनता है, ये सबसे बड़ा है, तो आप छोटे से बड़े में गए हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले सेंटेंस में जाओगे फिर क्लॉज में, वो उल्टा हो जाएगा, वो टॉप टू बॉटम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। दूसरा भी देख लेते हैं। डिकोड द ओवरऑल मैसेज ऑफ द डिस्कोर्स एंड मूव डाउन द माइक्रो लेवल यूनिट्स, ये भी नहीं होगा। इनकोड ऑल द साउंड्स फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर, या फिर 4 यूज मल्टीपल वेज टू डिकोड द मैसेज, ये सब भी नहीं। आप बस एक इसकी थ्योरी समझ लीजिए, इसको आपके मन दिमाग में होना चाहिए कि बॉटम का मतलब क्या होता है। आपको साउंड्स टू वर्ड्स मतलब छोटे से बड़े में जाना है, लास्ट में एक सेंटेंस बन जाएगा और टॉप में पहले ही सेंटेंस बनेगा, देन ग्रामेटिकल, फिर क्लॉज, फ्रेज, वर्ड, साउंड्स, मतलब बड़े से छोटा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और ये आएगा ही आएगा, चाहे बॉटम वाला हो चाहे टॉप वाला हो, इसलिए आप इसको नोट भी कर लेना। 145 वॉट इज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी नोन एज इन द रीडिंग, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या यूज किया गया, ये आपको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली, कोई टेक्स्ट आपको दे दिया जाए, आपको उसको मोर स्लोली मतलब बहुत धीमे पढ़ना है। एंड धीमे का मतलब आवाज़ धीमा नहीं, आपका स्पीड। एंड इन डिटेल टू गेट द जिस्ट, उसके बाद से क्या करना है आपको, ये टेक्स्ट है पूरा भरा हुआ है, आपको इसको धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से इस पूरे टेक्स्ट का जो जिस्ट है, मतलब उसका जो सार है, डिटेल है, या फिर उसको बोलते हैं इस पूरे टेक्स्ट का ओवरऑल सेंस क्या है, उसको क्या बोलते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि ये पूरे टेक्स्ट का एक तरह से समझ लो जैसे कि हमको दूध में से मलाई निकाल देना या फिर मक्खन निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं कि दूध में से आपने जो पूरा उसका मलाई है, जो उसका पूरा मेन चीज़ है, वही आपने निकाल दिया, वही तो होता है ओवरऑल सेंस या जिस्ट। वैसे ही एक टेक्स्ट है, उसमें से आपने पूरे डिटेल पढ़ लिया, उसमें से आपको क्या निकालना है कि इसका जिस्ट क्या है, इसका सार क्या है, इसका पूरा सेंस एक लाइन में ही, जो जिसकी वजह से ये पूरा मतलब ये है वो चीज़, उसे बोलते हैं स्कीमिंग। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये हर बार क्वेश्चन पूछा है, तो कहीं पर भी अगर आपसे ऐसा कुछ आ जाए कि आपको कुछ पढ़ना है और उसका पूरा डिटेल जो उसका जिस्ट है निकालना है या फिर ओवरऑल सेंस, तो दूध में से मैंने आपको बोला ना कि दूध से आप जो है मलाई निकाल देते हो, तो क्या मलाई निकालने के बाद उस दूध में क्या बचा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा जो चीज़ है वो तो मलाई से ही, क्योंकि फिर आप मलाई से घी बना देते हो। तो उसी सेंस में आपको समझाना चाह रही हूँ, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। और ये स्कैनिंग वर्ड भी बहुत आता है। स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए टेक्स्ट लिखा है, आपको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से आइडिया लेना है, आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है। जहाँ पर भी डिटेल वाली बात होगी वो स्कीमिंग होगा। और स्कैनिंग का मतलब खुद से सोचिए, जो स्कैनिंग वगैरह हम करते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक है इसमें ये चीज़ है, स्कैनिंग कर लिया, उसमें आपको एकदम घुस के नहीं पढ़ना है कि आखिर में ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो स्कैनिंग भी आप समझ गए होंगे और स्कीमिंग भी समझ गए होंगे, और ये दोनों बहुत पूछा जाता है। समराइजिंग का मतलब वही किसी का सारांश क्या है, आपने देखा होगा हिंदी में बहुत पूछता है कि इसका सारांश क्या है, बट इंग्लिश में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस्ट या फिर मक्खन एकदम निकाल दिया आपने, एकदम उसका जो जिस्ट है उसको स्कीमिंग बोलते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। स्कैनिंग भी दोनों नोट जरूर कर लेना, ये पूछेगा ही आपसे, एक इतना कन्फर्म है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 146 अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7, एक टीचर ने क्या कहा कि अपने जो उसके लर्नर है, जो इसके स्टूडेंट हैं क्लास 7 के, टू रीफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री के जो टेक्स्ट बुक है, हिस्ट्री की जो किताब है उसको रिफर करो, एंड फाइंड अ थीम, और उसमें एक थीम जो है वो फाइंड करो, कोई भी थीम, विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि किससे कनेक्ट हो, इंग्लिश लैंग्वेज से। टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे, उसको ऐसे लिखवाना है। अब आपने समझा कि एक टीचर ने क्या किया कि हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है और इंग्लिश अलग सब्जेक्ट है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो एक सब्जेक्ट को दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना है, और लास्ट में क्या बोला है, उससे आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखो विद इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जो है कनेक्ट करके पढ़ाना, उसकी ऐसी प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज। टीचर ऐसा करा के बच्चों को क्या चीज़ें सिखा रहा है, तो उसका सिंपल सा एक ही चीज़ है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और ये वर्ड अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव वर्ड है, कहीं पर भी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आए वो सही होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कि आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट को आपने दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के बच्चों को सिखा दिया। और ये बहुत अच्छी मेथड होती है कि आप क्लास में मान लीजिए
ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो और वहाँ पर अगर आपने हिंदी को इंग्लिश को कनेक्ट करके पढ़ाया तो इसका मतलब आप ज्योग्राफी के माध्यम से क्या कर रहे हो, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो भी बच्चों को सिखा रहे हो। तो ये अच्छी चीज़ होती है और इसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये याद रखना, समझ इतना तो समझ ही लेना कि कनेक्ट करके पढ़ाना है। देन विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एंड एसे, तो दोनों चीज़ हो रही है इसमें, हिस्ट्री भी बच्चा सीखेगा और इंग्लिश भी सीखेगा। तो आपने क्या किया है, अक्रॉस द करिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 147। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, मल्टीलिंगुअल का मतलब आपको पता ही है, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुभाषिकता जिसे बोलते हैं। एज अ रिसोर्स मतलब वो क्या है, एक रिसोर्स ही तो है, एक साधन है। इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है। लर्निंग मेनी लैंग्वेज इन स्कूल्स, मतलब कि आपको मेनी लैंग्वेजेस जो हैं बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए, क्या ये इसका मतलब होता है। दूसरा, इसका मतलब ही आपको बताना है वही चीज़, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि बहुभाषिकता जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, कि जो भी बच्चा जिस लैंग्वेज में सीख रहा है आपको उसको उस लैंग्वेज में सिखाना है। और वही चीज़ इसमें लिखा है, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। आप बच्चे की लैंग्वेज का यूज कीजिए एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल। आपको स्ट्रेटजी के तौर पर बच्चे की लैंग्वेज को यूज करना है, ना कि आप उनको डांट के बोलो कि नहीं तुम ये लैंग्वेज मत बोलो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तीसरा होगा नहीं, क्योंकि टीचिंग मेनी लैंग्वेजेस ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कंटेंट लर्निंग, कंटेंट के थ्रू आप लैंग्वेज को प्रमोट करो, बिल्कुल भी नहीं। आपको बच्चे के ही लैंग्वेज को एज ए स्ट्रेटेजी स्कूल में यूज करना है, क्योंकि अगर बच्चे को आप उसके लैंग्वेज में नहीं समझा पाएंगे तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा। तो चलिए हो गया 147 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरी। देखिए मैच वाले टाइप्स के क्वेश्चंस आते ही हैं, अब वो कैसा पूछे, बट इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये है जो है राइटिंग्स, मतलब अलग अलग जो राइटिंग्स होती हैं, एक पर्सनल होता है, आप खुद के लिए लिखते हो। स्टडी राइटिंग, हम मतलब हम कोई कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसमें कुछ स्टडी लिखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, जो क्रिएटिव जिसमें क्रिएटिविटी हो। डी जो पब्लिक राइटिंग है, मतलब आप हम कोई भी पब्लिक में कोई भी दिक्कत हो किसी को भी, वो एप्लीकेशन लिखते हैं अपने ऑफिस में वगैरह वगैरह जो भी होती है। तो इसमें क्या है, पर्सनल राइटिंग आप किस में लिखते हो, पर्सनल राइटिंग आप डायरी में ही तो लिखते हैं। आप मतलब आप सुबह से शाम तक आपने जो भी किया वो आपने एक डायरी में लिख दी, तो वो आपकी होगी पर्सनल राइटिंग। स्टडी राइटिंग किसे बोलते हैं, जिसे ना पता हो याद रखना, उसे बोलते हैं सिनॉप्सिस। आपने देखा होगा कि अगर आप पीजी वगैरह भी करते हैं या फिर पीएचडी वगैरह भी करते हैं तो उसमें सिनॉप्सिस जो है वो उसमें लिखना होता है, उसको बोलते हैं स्टडी राइटिंग। वो आपके पढ़ाई करते समय आता है। तो ये हो गया सिनॉप्सिस। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, ट्रैवलॉग, मतलब ट्रैवलॉग का मतलब ही होता है कि आप मान लीजिए कहीं ट्रैवल वगैरह करने गए, ये ट्रैवल वगैरह करने गए, तो आपने वहाँ पे जो जो चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें जो जो दिखी उसको आपने लिख दिया। उसमें आपने खुद के बारे में नहीं लिखा है, आपने वहाँ पर जो प्लेसेस में कुछ अच्छी चीज़ें देखी वो लिख दिया, उसे बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। एंड पब्लिक राइटिंग किसे बोलते हैं, जो लेटर ऑफ कंप्लेंट, मतलब कंप्लेन वगैरह करना होता है हमें, जैसे आप स्कूल में ही हैं, आपको कुछ कंप्लेन करना है या फिर कहीं बाहर में आपको कंप्लेन करना है, तो एक पब्लिक राइटिंग उसको बोलते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो देखते हैं, ए का देखिए दूसरा है और बी का क्या है, तीसरा है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ए का दूसरा एंड बी का तीसरा, यही है केवल इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो ऐसे ही आपको करना है और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो सभी को आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, समझ गए होंगे। पर्सनल राइटिंग है, डायरी राइटिंग है, स्टडी राइटिंग को क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। क्रिएटिंग राइटिंग को बोलते हैं जो ट्रैवलॉग होता है, और पब्लिक राइटिंग है लेटर ऑफ कंप्लेंट। 149। और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो बहुत ईजी सब्जेक्ट्स है। देखिए आपको क्या करना है, बस मतलब ही निकालना है और आराम से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 149। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5। एक टीचर ने क्या किया कि क्लास को जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ऑफ 5 के ग्रुप में, मतलब 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया। एंड एलोकेट्स डिफरेंट थीम्स, और सबको क्या किया, वो एलोकेट कर दिया एक अलग अलग थीम। सबको एक थीम नहीं देना होता है कभी भी, आपको अलग अलग ही थीम देना है। जो जो जितने भी ग्रुप हो, 5 का ग्रुप है तो सबको अलग अलग थीम जो है उसने दे दिया। द ग्रुप्स हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द थीम्स। जो थीम्स जो उसने दिया है, अब ग्रुप्स को क्या करना है, जो बच्चों का ग्रुप्स बना है, कि आप जो है इस थीम से क्या करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो हर थीम से जो जो मिला है उन्हें। एंड राइट रिपोर्ट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द क्लास। उसके बाद से आपको क्या करना है,
राइट करना है, मतलब रिपोर्ट्स में इसको लिखो, उसके बाद से क्लास में इसको प्रेजेंट करो कि आप सभी ने उस थीम के बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। तो ऐसी एक्टिविटी कराना क्या होता है, क्या वो असाइनमेंट होता है? असाइनमेंट तो वो होता है कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उसको आपको कॉपी में लिख देना है, या फिर प्रोजेक्ट वर्क है, या फिर राइटिंग वर्क, या फिर रिसर्च तो वही होता है कि एक टॉपिक आपको दिया गया है और आपको उस पर रिसर्च करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना है। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसे प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। और आपने स्कूल टाइम में बहुत किया होगा प्रोजेक्ट वर्क, आपने देखा भी होगा कि क्लास में जो है बहुत से बच्चे होते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में एक एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि तुम क्या करो, इस थीम से क्या करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो वो होता है प्रोजेक्ट वर्क। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये है 150। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स मतलब जो राइटिंग में जो है जो प्रोसेस होती हैं, मतलब आप कोई भी राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो उसका उसमें अप्रोच कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा प्रोसेस का अप्रोच है, वही आपको बताना है। और ये काफ़ी ईजी है। देखिए इसका एक ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि नीचे मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि नीचे जो है सबका अलग अलग, मतलब एक एक लाइन में लिखा हुआ है। इसमें देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब बुद्धिशीलता, और ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कोई ऐसा आप बच्चे को क्वेश्चन दे दीजिए जिसमें बच्चों को दिमाग बहुत लगाना हो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उसको सोचना पड़े, उसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता। आउटलाइनिंग, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप उसको आउटलाइन कर देते हो। ड्राफ्टिंग भी आपको पता ही है। रिवाइजिंग, रिवाइज करना। प्रूफ रीडिंग करते रहना। एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग, उसके बाद से आप जो भी पूरा ड्राफ्ट है उसका क्या करो, फाइनल राइटिंग में एक कन्वर्ट कर दो, वही तो होती है हमारी राइटिंग, उसी में तो ये इन्वॉल्व्स होता है। जो प्रोसेस होता है अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, कि एक राइटिंग इन्वॉल्व्स का जो अप्रोच होता है वो आपको बताना है। तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि आपने बस देख लिया उसको उतार दिया, उसको नहीं बोलते हैं प्रोसेस। जो अप्रोच होता है लिखने का, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, आउटलाइन, ड्राफ्टिंग। और ये कोई अरेंज नहीं करना है, ये सिंपल सी बात है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। दूसरे में देखिए केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग है एंड राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फाइनल राइटिंग, ये बिल्कुल गलत है कि सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, उसके बाद से फर्स्ट लिख लो, देन फाइनल कर दो। तीसरा आउटलाइनिंग कर दो, फिर रिवाइज कर लो एंड उसको ड्राफ्ट कर दो फाइनल। चौथा देखिए राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, सबसे पहले ही आप ड्राफ्ट लिख लीजिए, फिर रिवाइज कर लीजिए एंड बाद में आप क्या करो, डेवलप कर दो फाइनल ड्राफ्ट, ये भी गलत है। और वैसे भी जहाँ पर भी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड जो है अपने आप में ही पॉजिटिव वर्ड है, तो कहीं पर भी अगर आपको नहीं समझ में आए और अगर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखे, मान लीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें भी तो लिखा है, बट ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ही लिखी हैं, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कीजिए आप, आउटलाइन भी करिए, ड्राफ्टिंग भी करना है, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। ऑप्शन नंबर 1। तो मैंने बस अपनी पूरी कोशिश की है कि जो 15 क्वेश्चंस पैडागॉजी के हैं वो मैं आपको समझा पाऊँ, और आपको सच में समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि हाँ आपको कितना इसमें से स्कोर आपके आए हैं। कोई डाउट हो लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि यहाँ से आपको हर दिन क्लासेज जो है मिलेंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। सुबह वाली ईवीएस की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। अब इसके आगे आपको भी दूसरी क्लास देखने को मिलेंगी। अभी ये 12 बजे जो है आप क्लास देख लेंगे, तो रात की जो एसएसटी की क्लास है वो डेली आती है। कल मैंने पोल भी डाला हुआ था उस पे टेलीग्राम पे, तो ये आप देख लीजिएगा, एसएसटी की क्लास तो आएगी। और एक चीज़ और, आज जो है साइंस की भी क्लास आएगी, क्योंकि साइंस के लिए बहुत काफ़ी समय से लोग बोल रहे थे, तो वो 12 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो बस अगर आपको सच में अच्छा लगता होगा मेरी मेहनत, आपको लगता होगा कि हाँ मैं जो भी चीज़ें कोशिश करती हूँ आपको पसंद आती है, तो आप किसी और को भी ज़रूर शेयर करना एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।